हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोगों ने कृष्णा का वीडियो तो ज़रूर देखा होगा, जहां पर उनका गूगल में सिलेक्शन हुआ था और उनका इंटरव्यू मैंने पब्लिश किया था। और इसके बाद काफ़ी डिमांड आ रही थी कि इस तरह के इंटरव्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मोटिवेशन स्टूडेंट्स को मिलता है। और उसके बाद कई सारे और भी इंटरव्यूज़ मैंने पब्लिश किए। तो उसके बाद ये सिलसिला चल गया कि हर किसी को बड़ी से बड़ी कंपनी में जाना है, और ये बिलीवेबल लगने लगा। पहले लोगों को ये बिलीवेबल नहीं लगता था। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं रोहित नेगी से। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रोहित नेगी। सबसे पहले रोहित नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि रोहित नेगी ने 2 करोड़ का पैकेज हासिल किया है उबर में। रिसेंटली अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये उत्तराखंड से हैं। इन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी से इन्होंने एमटेक किया है। तो कमाल की जर्नी है इनकी। लेकिन जो चीज़ें सफलता हासिल करने के बाद जैसी दिखाई देती हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि पीछे कितनी मेहनत हुई है। तो आज के इस वीडियो में आपको वो बहुत सारी बातें बताएंगे जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी ये बिलीव होगा कि ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको इतना शानदार पैकेज लगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप ऑलरेडी इंस्पायर कर चुके हो। अब मायसर्जी के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि दर्शकों तक आपको पहुंचाया जाए। और यहाँ हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप मायसर्जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ मायसर्जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये 2 करोड़ का जो पैकेज है और किसी ने आपसे आके बोला हो कि यार ये तो स्कैम है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये यूट्यूब पे कभी कमेंट आया हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ये तो मेरे ड्रीम जैसा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्योंकि जब मैंने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, प्रोग्रामिंग मतलब जब मैं कोडिंग में सबसे पहले आया था, तो वहाँ पे सबसे पहले एक लेटेस्ट सी नाम की बुक आती है, तो वो आई थी। तो पहले तो पढ़ने का मोटिवेशन रहता नहीं था कॉलेज में। वो पढ़ी तो उससे बिल्कुल मन नहीं करा। फिर एक दिन आपके लेक्चर देखे हमने, क्योंकि सेमेस्टर पास करना था। तो आपके लेक्चर देखना शुरू करे सी, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ कि नहीं, है कठिन तो नहीं है प्रोग्राम, मतलब उतना कठिन नहीं है। तो वहाँ से इंटरेस्ट बना। फिर आपसे सी सीखा, C++ सीखा, उसके कॉन्सेप्ट सीखे। तो सर उन सब के लिए मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं स्टार्ट कर पाया। क्योंकि आपने बहुत ही सिंप्लीफाई, मतलब एक जो बिगिनर को चाहिए होता है ना कि जैसे फॉर लूप है, तो फॉर लूप असली में काम कैसे कर रहा है, उस मतलब पूरा समझाया आपने। तो उस डिटेलिंग में जाके आपने जो चीज़ें बताई हैं, वो एक बिगिनर, अगर आप ना होते मे बी मैं यहाँ ना होता, मे बी, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे। तो हाँ, मैं मायसर्जी से बहुत पहले से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और सन का जो दूसरा क्वेश्चन था कि हाँ सर, वो तो कॉमन है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं इतना नहीं लगता है। जो मान भी लेते वो 2 करोड़ के पैकेज को 20 लाख का बता देते हैं कि ये वो कट उठ के इतना ही आ जाएगा। तो वो सर सब बहुत कॉमन है। तो ये आप कहाँ से हैं, पहले तो ये बताइए। उत्तराखंड में कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं आप? सर मैं उत्तराखंड में कोटद्वार है, तो वहाँ पे एक गांव है रामदयालपुर, मैं बेसिकली वहीं से हूँ। तो कितना बड़ा गांव होगा ये, मतलब? सर गांव होगा 100 लोगों का होगा। अच्छा। हाँ। तो गांव में जब पता चला होगा आपके रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को, उन्हें कैसा लगा आपके इस अचीवमेंट के बारे में? सर पहले तो वही कि सबको ऐसे ही लगता था फेक है, कि इतना तो लग ही नहीं सकता। तो मतलब क्योंकि वहाँ के सपने ही, मतलब वहाँ रह के भी सपने बहुत छोटे रहते हैं। क्योंकि जब मैं भी था वहाँ, तो मेरे सपने भी छोटे थे कि कोई छोटा मोटा चीज़ें कर लो, या फिर 2 ऑप्शन होते थे हमारे पास, या तो तुम फौज में चले जाओ, सिपाही वगैरह, या फिर हम होटल मैनेजमेंट की ओर चले जाओ। इसका क्रेज बहुत ज़्यादा है उस साइड में। तो वहाँ की जो एवरेज सैलरी, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा प्रोफेशन बड़ा है छोटा है, लेकिन जो वहाँ एवरेज सैलरी होता है 30,000 25,000, ये मतलब बहुत बढ़िया मानी जाती है। क्योंकि जो अधिकतर लोग वहाँ पे गांव में काम करते हैं, वो 5,000 की सैलरी में काम करते हैं। तो उनको बिलीव नहीं हुआ। तो धीरे धीरे वो टाइम के साथ सब सही हो गया, जब न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल वगैरह आए। अभी लोगों को क्या लगेगा ना कि आपका इतना पैकेज लगा हुआ है, तो आपका थ्रू आउट जर्नी बहुत स्मूथ रही होगी। आपने एजुकेशन हमेशा टॉपर रहे होंगे स्कूल में, कॉलेज में। तो ज़रा कुछ ऐसा बताइए कि इन लोगों को लगे कि नहीं यार, ये हमारे बीच से ही है रोहित। सर अगर मैं अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊं, तो पहले तो मैंने विलेज एरिया से पढ़ा। तो वहीं से मैंने CBSE बोर्ड था। तो मेरा क्लास 10 में CGPA 7.6, जो भी क्लास 10 में जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता, 7.6 बहुत ही कम है, वो भी CGPA में। तो उसके बाद मैंने उसके बाद थोड़ी संगत सही करी, तो फ्रेंड सर्कल थोड़ा सही किया, तो थोड़ा परसेंटेज सुधरी मेरी 12th में। तो 12th में मेरे 82% आ गए थे। फिर बीटेक में फिर वही हाल कि थोड़ा ड्रॉप हो गया। 3 साल मैंने पूरा वेस्ट करा अपना बीटेक। तो फिर वहीं 64 65
% के लगभग मैं अटका हुआ था। फिर मैंने फाइनल में जाके थोड़ा पढ़ा गेट का, तो गेट निकल गया, थोड़ा नहीं काफ़ी पढ़ा, तो मैं 4 से 6 घंटा पढ़ा, तो वहाँ से मेरा गेट की जर्नी शुरू हुई। तो वही मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर परसेंटेज वगैरह अगर आपकी अच्छी नहीं आ रही है, हाँ परसेंटेज लाना अच्छी बात है, नहीं भी आ रही तो ये मत समझो कि तुम वीक हो, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारा आसमान ज़्यादा ऊंचा हो ही नहीं सकता। तो वैसा फैक्ट नहीं है। आपने बहुत अच्छी ये मोटिवेशनल बात करी है। क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको कुछ रिजेक्शन झेलने पड़े हो? किसी कंपनी में आप बैठे हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा हुआ है क्या? सर अभी जो मैक्सिमम व्यूअर होंगे, अभी जो देख रहे होंगे, उनको पहले तो IIT का रिजेक्शन होगा और उनको दुख रहता है कि यार, उसके बाद ना एक इंसान का अंदर का कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता है कि यार मैं इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाया, मैं IIT नहीं पहुंच गया, तो मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये मतलब एक कॉमन थिंकिंग है, और वो मेरे अंदर भी थे पहले कि मैं नहीं हूँ लायक उस चीज़ के, तो मैं छोटी मोटी जॉब लेके मैं उसी में कर लूँगा। लेकिन मैं जो भी देख रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हवा में बातें कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा अगर हम बड़ा सोचना शुरू करें तो सर सपने ना सच होने लग जाते हैं। अगर बस सोचना शुरू करो, बस सोच से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। जो मेरा अगला रिजेक्शन था, ठीक है, जो TCS से मैं रिजेक्ट हो गया था। कैसे हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया भी होगा, मैंने प्राइम नंबर का क्वेश्चन मुझसे बना नहीं था। ये बात है आज से 3 साल पहले, 2019 में, जब मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया था। फाइनल ईयर में हम जाने वाले थे। जब आप बीटेक में थे? हाँ, बीटेक में 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो गया था, फाइनल ईयर में जाने वाला था 1 महीना, जुलाई के महीने में। तो हम मुझसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम नहीं बना, एप्टीट्यूड के हो गए थे सारे, कोडिंग नहीं बना। फिर भी मैं क्वालिफाई हो गया इंटरव्यू के लिए, ऐसा हाल था। तो सर ये हुआ कि मेरे अंदर इतना फियर हो गया था कि मैंने इंटरव्यू से पहले खुद को खुद ही रिजेक्ट कर दिया, मैं गया ही नहीं देने। इतना फियर था, इंटरव्यू दिया ही नहीं? मैं इतना फियर था, इतना फियर था कि एक मतलब इसको वही मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉन्फिडेंस अगर ना होता तो इंसान खुद को पहले रिजेक्ट कर देता है। वो तो बाद में करते हैं। तो वही कि खुद को कभी भी रिजेक्ट नहीं करना, आपको कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा बहुत, अच्छी बात है, तभी हम ऊपर जा पाएंगे। खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास अगर डगमगाता है आपका, तो आप अचीव करती हुई चीज़ें आपके हाथ से छूट जाती हैं। तो ये तो कितनी इंस्पायरिंग बात आपने बताई है। अब स्टूडेंट्स को ये भी जानना है कि आपने टेक्नोलॉजी में क्या क्या लर्न किया, क्योंकि इतना अच्छा पैकेज लगाया तो अच्छी ड्रिलिंग हुई होगी आपकी। तो पहले तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है आपने अभी तक, उसके बारे में बताइए। सर मेरा हमेशा से ध्यान ये था कि मुझे एक लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है। मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे 15-20 लैंग्वेज या 7-8 लैंग्वेज सीखनी है। तो मैंने क्या करा कि पहले C या C++ मैंने आपसे पढ़ी। C++ मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ी आपसे, और उसके कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद ऐसा था कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं उस प्रोजेक्ट में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वही मैं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको बिल्कुल 2-3 महीने तक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सर आपको भी पता है 1 वीक लगता है, सिंटैक्स का ही सारा डिफरेंस रहता है। तो वही अगर हाँ, मैंने पाइथन में भी कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया है, पर ये नहीं कि मैंने पाइथन पूरा पढ़ा, उस प्रोजेक्ट लायक ही पढ़ा बस। तो मैंने जावास्क्रिप्ट आती है मुझे, जावा पे मैंने उतना काम नहीं किया है, पाइथन में भी ज़्यादा काम नहीं किया है, मैं जावास्क्रिप्ट पे किया है। उसके साथ ही अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो HTML CSS इन पे भी मैंने काफ़ी कुछ किया है। और अभी जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसके लिए मुझे फिर सॉलिडिटी सीखनी पड़ी। तो वही कि जब प्रोजेक्ट आते रहे उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीखते जाओ, ऐसे नहीं कि बस एक लैंग्वेज में मास्टरी रख लो, बाकी सब सिमिलर आपको लगेंगी, मैं यही मानता हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने C और C++ अच्छे से कर रखी है, हमें अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी पता है, उसके बाद कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हाँ, यस सर, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, अभी शायद उनके करिकुलम में C++ डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, उसको उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर वो इधर मेहनत कर ली तो उनको आगे बहुत ईजी हो जाएगा। यस सर। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू प्रोसेस आपका हुआ उसमें किस तरह की चीज़ें पूछी गई, क्योंकि एग्जैक्टली लोगों को ये नहीं पता होता है कि फैंग कंपनी में सबको जाना है, सबको गूगल जाना है, ऊपर जाना है, लेकिन उनको नहीं पता कि हम तैयारी कैसे करें। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपसे क्या पूछा गया, प्रोसेस कैसी रही, और फिर दूसरा उसके लिए आपने तैयारी कैसे करी। तो एक मैं बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का होता है। अगर कोई भी बिगिनर है, जीरो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उसको एक सिंपल सा रोड मैप है, कुछ बड़ा हाईफाई नहीं है। आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, C++ से शुरू करो। अगर C आती है अच्छी बात है, इस पर C++ ये सही आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि C++ में इसलिए कहता हूँ बच्चों की, उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं कोई आंसर ढूंढने जाऊँ किसी DSA के सब्जेक्ट का, तो उसके रिसोर्सेज ईजिली मिल जाते बाकी लैंग्वेज के उसके मुकाबले। C++ थोड़ी फास्ट भी है। तो एक लैंग्वेज आप अच्छे से सीख लो, उसके बाद आपको DSA करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये अच्छा खासा आपको करना पड़ेगा। या पहले वीडियो सीख लो, उसके नोट्स बनाओ,
और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो भी कोडिंग प्लेटफॉर्म है। जब आपने कोडिंग के क्वेश्चन कर लिए सर, उसके बाद कुछ कंपनियां आपको सिस्टम डिज़ाइन पूछती हैं, तो सिस्टम डिज़ाइन की भी प्रिपरेशन कर लो। सिस्टम डिज़ाइन बहुत बड़ा नहीं है सब्जेक्ट, मतलब अगर आप चाहो तो 10-12 दिन में आपका पूरा सिस्टम डिज़ाइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोर सब्जेक्ट, जो कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DBMS हो गया, और ऊप्स जो अभी बताया वो हो गए। तो कोर सब्जेक्ट की हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमें और क्या आनी चाहिए, एप्टीट्यूड, पजल। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा है, पर जो मेन मैंने देखा है DSA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है। उसके साथ ही जो मतलब 70% आपका DSA, 20% मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट है, आपको अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। और एक गलतियाँ आपको ये नहीं करनी कि आपको 7-8 प्रोजेक्ट बनाने, 3-4 प्रोजेक्ट बनाओ, मोर देन इनफ है। बस उनके बारे में थोड़ी अच्छी सी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको जो भी बेसिक क्वेश्चन है उस चीज़ से रिलेटेड, मतलब आपने क्रिप्टोग्राफी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि प्राइवेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है। मतलब वो उसी छोटे चीज़ को आपको अच्छे से पूछेंगे, देखेंगे इस बच्चे के बेसिक क्लियर है या नहीं है, या फिर ऊपर पढ़ के आया। तो पूरा इंटरव्यू उस चीज़ से आपका पूरा चलता है। तो यही है पूरा। हाँ, मतलब दो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। एक तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, और डेटा स्ट्रक्चर को भी पढ़ना कैसे, इसमें भी बहुत दिक्कत है। अभी एक तो हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमने थ्योरी एल्गोरिदम्स याद कर ली, और दूसरा तरीका होता है कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद एल्गोरिदम्स बहुत सारी हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम लोग को बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका एक बाउंड्री होगी, तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट कर लेनी चाहिए। तो इस तरह का आपने कुछ रिसोर्सेज यूज़ करे होंगे? सर अगर ये तो इंडिविजुअल डिपेंड करेगा वो कितना क्वेश्चन करना चाहेगा, पर मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 500-600 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे कि आपको टेस्ट टाइप आएगी, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन है। कि अगर मैं नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन कर पाऊँ कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह पहली बार आपको वो क्वेश्चन आ गया, एक तो आप पहले उस टाइम पे नर्वस हो, नया क्वेश्चन देख लिया आप तो गए। तो इतनी प्रैक्टिस आप कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आए आप अटको ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करो। पहले वही नोट्स वगैरह बना लो, उसके बाद प्रैक्टिस आप पे ही करना है। आपके जो लेक्चर वगैरह देखोगे, मैं आप सर को फॉलो करो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, वो आपके उसमें 10 से 20% ही रोल करेंगे, बाकी 80% सर बच्चे पे डिपेंड है कि वो कितने एफर्ट डालता है खुद से, क्योंकि लेक्चर तो सभी देखते हैं। अब उसके बाद इंडिविजुअल डिपेंड है कि वो खुद से कितना एफर्ट डालने वाला है। तो वो रोहित, मैं जितने कोर्सेज भी लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि डाउट मत पूछो एकदम से, पहले उसको खुद ट्राई करो, क्योंकि अगर तुमने डाउट पूछ लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेकार हो गया। तुम्हारे ब्रेन को एक्सरसाइज चाहिए करने के लिए, ब्रेन तभी डेवलप होगा। तो एक्सरसाइज तो तुमने करी नहीं, तो अल्टीमेटली ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही फिर नहीं बने कोई बात नहीं। इनफैक्ट आपने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी कि इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन आप सामने वाले को ये कन्वे कर पा रहे हो कि आपकी अप्रोच कैसी है, और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? सर अभी तो ऐसा नहीं हुआ कि, पर हाँ ये रहता है कि अगर आप अपनी अप्रोच बताने में भी सक्षम हो जाते हैं, कि ऐसा नहीं हुआ कि आपको पूरा कोड रन करा के दिखाना है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि अभी इस टाइम पे इस फेस पे अगर मैं इसको बोलूँ कि पूरा रन कर, तो मान लो कोई सिंटैक्स एरर हो जाएगा, तो उनको लॉजिक से मतलब है कि बंदे का लॉजिकल माइंड कितना है, क्या ये सोच पा रहा है वैसे जैसे हमें चाहिए लोग काम करने वाले। तो अगर आप वो दिखा सकते हो उसको कि हाँ ये वही बंदा है, तो आपको ले लेंगे। तो माय सर जी का रोल आपकी लाइफ में आपने बताया, तो आपको क्या लगता है, दर्शकों के लिए आप बताइए कि माय सर जी का रोल क्या है पूरे इस जर्नी में किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में? सर जो मुझे लगा कि एक जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे चलना नहीं आता, उठना नहीं आता, एक माँ होती है ना, वो उसे उठाती है, चलना सिखाती है, मतलब उसे इस काबिल बना देगी कि तू उसके बाद दुनिया से लड़ लेगा। तो मुझे वही माय सर जी का लगा। कोई बिगनर है, उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी जो मेन चीज़ मिसिंग है, अभी मैं यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ, वहाँ पे बच्चे जो भी पढ़ा रहे हैं वो सीधा स्टार्ट कर देते, कहीं भी किसी भी रैंडम डिकर्सन से स्टार्ट कर दिया। अब किसको समझ आएगा वो? किसी को नहीं आएगा सर वो समझ, अगर किसी को आते नहीं है कुछ भी, एरेज समझ नहीं आया, सीधा आप डिकर्सन। तो वही आपने उठाया, माय सर जी ने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया कि एक छोटा भी बच्चा वो स्टार्टिंग से चलना शुरू कर पाए और आगे की जो भी रेस होने वाली उसके लिए तैयार हो जाए। उसके बाद भी आपने अपना जो कंटेंट है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो गया, जो एडवांस लेवल के कोडर हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी अब अच्छा हो गया। करेक्ट। तो ये फीडबैक मेरे लिए बहुत काम का था, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन ये मुझे सुन के भी अच्छा लगा कि आपने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो माय सर जी के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। इनफैक्ट अभी तो मैं, आपको पता होगा, मैं आई न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड हूँ, और हम लोगों का मिशन ये है कि हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में
बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें कि ना केवल हम उन्हें सिखा पाएँ, मतलब देखिए एक तो होता है कोर्स तो हम सिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमें उसे ट्रेनिंग देना है कि वो सोचना सीख जाए, जो आपने बोला ना कि बिल्कुल चलना सिखाना है उसको, तो वो पूरी जर्नी हमको कराना है, तो वो हम लोग करा रहे हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और जॉब तक लेकर जा रहे हैं। मतलब जॉब का प्लेटफॉर्म भी हम ही प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ से ही जॉब लग जाएगी। तो ये हमारा इनिशिएटिव है। मैंने थोड़ी सी आपसे इसके बारे में बात भी करी, तो आपको कैसा लगा? मतलब एक ऑनेस्ट फीडबैक मैं चाहता हूँ आपसे। सर ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपका स्टूडेंट है इसलिए, क्योंकि अभी जो मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी महंगे हैं। जो मैंने देखा 3, 3.5 लाख, 2.5 लाख इतना है। Exactly. जो आपने नाम तो नहीं लूँगा मैं, पर आप सबको पता है कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, लेकिन वही चीज़ आप इतने अफोर्डेबल प्राइस में, मैं हमेशा बात करता हूँ बच्चों को कि हाँ, अगर आपके पास अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं और वो भी देखो कि क्वालिटी है कि नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं आपको, सर पढ़ा रहे हैं, इतने नवीन रेड्डी सर, काफ़ी सर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो उनको उनकी क्वालिटी पे विश्वास करना चाहिए। कुछ बच्चे उसमें भी टाइम वेस्ट कर देंगे कि इतना सस्ता क्यों, तो उसमें अगर आप उसी बहस में चले गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर सर ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लगा मुझे, तो कि एक बच्चे को बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स ही कोर्स मिल रहा है, कोर्स तो सिर्फ बेचने के लिए हो जाता है, लेकिन आप उसको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो वो और अच्छा बन जाता है। तो ये जैसे आपके साथ हुआ ना कि आपने 2 करोड़ का जब पैकेज हासिल किया तो लोगों को लगा 2 करोड़ नहीं हो सकता, तो वैसा ही जब मैंने इसको इतने कम प्राइस पे इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की तो लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना आसानी से मिल जाए। तो यस, अनबिलीवेबल बनाना तो मज़ा आता है उसमें। तो चलिए, ये जो अभी आप आई न्यूरॉन की जगह पर आप देख रहे हैं, हैकेथॉन हम लोग करा रहे हैं, आपको क्या लगता है हैकेथॉन किसी स्टूडेंट की लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? सर मैंने तो पर्सनली कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, लेकिन अब मैं काफ़ी चीज़ें फील करता हूँ कि हाँ करना चाहिए था, कि मैं और तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट बना सकता था। और जो मैं पर्सनली फील करा, यहाँ पे अभी भी मैंने बच्चे देखे जो बिगनर हैं, जैसे कोई बिगनर आता है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो अगल बगल के लोगों को देखा यार ये कुछ तो कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर भले ही जलीसी आई कि यार ये कुछ तो कर रहा है, अब उसी जलीस में वो स्टार्ट कर देगा। आज भले उससे एक भी कोड नहीं बना, एक कुछ भी नहीं बना, लेकिन वो घर जाके कुछ तो सर्च करेगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो वो हैकाथॉन का मुझे वो काफ़ी सही लगा। कुछ बच्चे बहुत ही, उनको इंस्टेंट जॉब अभी आपने दिया, 2-3 ऑफर है, मतलब 14-15 ऑफर तो ऐसे ही मिल गए बच्चों को, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा वो वाला इनिशिएटिव। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हम लोगों का, और 5 हैकाथॉन अभी तक हम करा चुके हैं और अलग अलग वर्टिकल्स पे कराएं। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में तो आप मेरे चैनल पे और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अभी के यूथ को आप क्या, जैसे आपने भी अपनी जर्नी करी तो कुछ गलतियां करी होंगी, तो ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं ये गलतियां नहीं करूँगा। तो अब आपके जूनियर्स हैं जो फर्स्ट ईयर में गए, आप उनको क्या सलाह दोगे? मैं उनको सलाह यही दूंगा कि हाँ, कि मस्ती करनी मस्ती करो, मस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, करनी भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में, ये कहूँ मैं कभी कहते नहीं हूँ अपनी वीडियो में भी बच्चों को कि तुम मस्ती मत करो, मज़े करो, लेकिन अपना ना कोई पढ़ाई का जो शेड्यूल है तुम्हारा, अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो तो मैं यही कह रहा हूँ तुम 7-8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे का शेड्यूल फिक्स कर दो कि ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और इस टाइम को मैं कहीं और वेस्ट ही नहीं करूँगा। अगर आप सिर्फ इतनी सी एडवाइस ले लेते हो और अपने 4 साल में सिर्फ 2-2 घंटे रोज पढ़ लेते हो, आराम से सर कोई भी कंपनी क्रैक कर सकता है कोई भी बच्चा। दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा रोहित आपसे बात करके, और इतनी सारी कमाल की जानकारी है, और आई एम श्योर आपने भी यूट्यूब चैनल चालू किया, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप रोहित को भी फॉलो करें, बिकॉज उनका एक मन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं अपना नॉलेज, अपने जो जर्नी हुई, जो चीज़ें उन्होंने देखी उसके बारे में लोगों को बताएं, सो दैट कि लोग इंस्पायर हों, लोग भी आगे बढ़ें और अपना करियर बनाएं। तो आप इनके चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, और मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल ही जाएगा। जहाँ तक बात है कि इन्होंने इंटरव्यू में कैसे बोला क्या है, इनके चैनल पे भी बहुत कंटेंट मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा आपको, आप देखो, लेकिन मेन बात है आप करना शुरू करो। तो कुछ मज़ा आए और कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा, क्या चीज़ आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं आगे भी हम इस तरीके से कुछ सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।